नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करने वाले हैं उप श्रेणीकरण की अवधारणा और उप श्रेणीकरण आयोग पर। सबसे पहले बात करते हैं श्रेणीकरण क्या है। किसी भी समुदाय को वर्गों या श्रेणियों में बांटना श्रेणीकरण कहलाता है और उप श्रेणीकरण उन श्रेणियों या वर्गों को उनके अन्य वर्गों में बांटना उप श्रेणीकरण कहलाता है, मतलब श्रेणी के अंदर श्रेणी। सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण के उप श्रेणीकरण पर कानूनी बहस को पुनः शुरू कर दिया है। जहां इससे पहले एक ओर एससी और एसटी के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस हो रही है, वहीं लगभग 3 वर्ष पूर्व गठित एक आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण का भी परीक्षण कर रहा है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। ज्ञात है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण का परीक्षण करने हेतु गठित आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ा दिया था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का उप श्रेणीकरण नियमों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया है। उप श्रेणीकरण का प्रश्न इस धारणा से उत्पन्न होता है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2600 से अधिक समुदायों में से केवल कुछ ही संपन्न समुदाय 27% आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। मतलब ओबीसी की केंद्रीय सूची में लगभग 2600 से अधिक समुदाय शामिल हैं, जिसमें से कुछ समुदाय ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं। जब सरकार ने देश के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की व्यवस्था की थी, तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भी अंदर आने वाले कुछ कमजोर वर्गों के लिए किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केवल कुछ खास और सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न समुदायों तक ही सीमित होकर रह गया। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में इतने अधिक समुदाय, लगभग 2600 से अधिक समुदाय हैं, होने के कारण उनके बीच सामाजिक आर्थिक अंतराल होना स्वाभाविक है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में ऐसे कई समुदाय हैं जो इस वर्ग के तहत आने वाले कुछ अन्य समुदायों की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक तौर पर अधिक संपन्न और उन्नत हैं। यही कारण है कि देश में ओबीसी के उप श्रेणीकरण अर्थात सभी तक आरक्षण का लाभ पहुँचाने के लिए ओबीसी के भीतर भी कुछ श्रेणियां बनाने की मांग बीते कई वर्षों से की जा रही है। अब बात करते हैं उप श्रेणीकरण के परीक्षण हेतु आयोग पर। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण के परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी रोहड़ी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 से कार्य करना प्रारंभ किया। इस आयोग का गठन शुरुआत में 12 सप्ताह के कार्यकाल के लिए किया गया था, जिसे बाद में कई बार बढ़ाया गया। आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2019 तक सरकार ने वेतन और अन्य खर्चों समेत आयोग पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब बात करते हैं आयोग के विचारार्थ विषय पर। टीओआर क्या है। आयोग का गठन मुख्यतः 3 विचारार्थ विषयों के साथ किया गया था, किंतु 22 जनवरी 2020 को आयोग का चौथा विचारार्थ विषय शामिल किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जांच करना आयोग का विषय था। दूसरा विषय ओबीसी के भीतर उप श्रेणीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक तंत्र, क्रियाविधि, मापदंड और पैरामीटर आदि का निर्माण करना था। दूसरा विषय ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों समुदायों उपजातियों की पहचान करना और उन्हें संबंधित उप श्रेणी में वर्गीकृत करना। अगला विषय ओबीसी की केंद्रीय सूची में मौजूद विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगति और वर्तनीय प्रतिलोकन की त्रुटियों में सुधार की सिफारिश करना। अब बात करते हैं आयोग के अब तक हुए कार्य का। 30 जुलाई 2019 को सरकार को लिखे अपने पत्र में आयोग ने कहा था कि उसने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर लिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रिपोर्ट के व्यापक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और इसे न्यायिक समीक्षा की भी सामना करना पड़ सकता है। आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है, यानी कार्यकाल का विस्तार नहीं किया गया तो आयोग 31 जनवरी 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब आते हैं आयोग के समक्ष चुनौतियों पर। कौन कौन सी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा आयोग को। आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नौकरियों और दाखिलों में ओबीसी समुदाय के
प्रतिनिधित्व की तुलना करने के लिए आयोग के पास ओबीसी समुदाय की आबादी संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस संबंध में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। हालांकि 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि वर्ष 2021 की जनगणना में ओबीसी संबंधित डेटा एकत्रित किया जाएगा, किंतु इसके बाद में अब तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं की गई है। अब आते हैं आयोग के अब तक हुए अध्ययन में। वर्ष 2018 में आयोग ने विगत 5 वर्षों में ओबीसी कोटे के तहत 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों और विगत 3 वर्षों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईटीज, एनआईटीज, आईएमएस, एम्स समेत विभिन्न केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी कोटे के लिए दिए गए दाखिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया था और विश्लेषण में सामने आया था कि 24.95% नौकरियों और सीटें सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों के पास ही है। 983 ओबीसी समुदाय यानी कुल ओबीसी समुदायों का 37% समुदायों का नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व है। मतलब 983 ओबीसी समुदाय 2600 में से 983 जिन्हें नौकरी और कोई भी शैक्षिक संस्थानों में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। 994 ओबीसी उपजातियों और नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में कुल 2.68% का प्रतिनिधित्व है। 97% नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों की सीटें ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 25% जातीय समुदायों के पास है। अब बात करते हैं केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी भर्ती का स्तर। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की ग्रुप ए की सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 13.01%, ग्रुप बी में 14.78%, ग्रुप सी सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त 22.65% और ग्रुप सी सफाई कर्मचारियों सहित 14.46% है। आंकड़े से पता चलता है कि 95.2% प्रोफेसर, 92.9% प्रोफेसर एसोसिएट और 66.27% सहायक प्रोफेसर सामान्य श्रेणी से थे, जिसमें से एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के वे लोग भी शामिल हैं जो आरक्षण सीमा में नहीं आते हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।